नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम पॉलिटी घटना चक्र डिस्कशन एमसीक्यू के डिस्कशन का पार्ट 9 करने वाले हैं, जो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हमने लास्ट क्लासेस में इन सारे क्वेश्चंस को करवा रखा है। इससे आगे के यहाँ तक हमने पिछले पिछले सेशन में कंप्लीट करवाया था। आज इस क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि कथन और कारण का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। इसका कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और इसे संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर इसके विरुद्ध प्रभावी उपचार का भी प्रावधान दिया गया है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की सही स्पष्टीकरण कारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत होता है, तो 1 का 3 हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। स्वतंत्र धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 से है, बी का 4। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अल्पसंख्यक का भाषा का संरक्षण, इसका इसका संबंध आर्टिकल 29 से है, और वही शिक्षा के अधिकार का संबंध आर्टिकल 21 से है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो जिसमें से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसलिए 1 का 3 तो हमारे पास सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए निकलता है। सांसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, यह केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। और वही मूल ढांचे के सिद्धांत का विकास मिनर्वा मिल्स केस में हुआ था, और वही इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 में किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। तो इसका सही जवाब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। लेकिन इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स बाद में भी किया गया। उन्नीस सौ 80 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत तो है, लेकिन असीमित नहीं है। यानी कि संसद के संशोधन की शक्ति सीमित है, वह कहीं भी संशोधन नहीं कर सकती है, और मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, किंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित किए बिना ही मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह 1950 में हुआ था।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का यह वाद है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का वाद है। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का। तो इसका सही ऑर्डर है डी ए बी सी। डी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कथन 2, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कहा गया है कि कथन सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में इसे स्थापित कर दिया और इसे इन अनुच्छेद 300 के तहत विधि के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने संपत्ति के विधिक अधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना और कितने कथन सही है इसका सही जवाब देना है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर के ही स्लाइड में अभी जस्ट रिसेंट में हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार संबद्ध है। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारा सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो हाँ, ये सत्य है कि संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। भी गलत है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 को उसमें केंद्र में कांग्रेस नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार थी। इसलिए इसका सही जवाब है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया? संविधान 40वां अधिनियम द्वारा, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा या 46वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति को हटा दिया? तभी हमने ऊपर के स्लाइड में जस्ट पढ़ा था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। भारत के संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का रीट जारी कर सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकती है। आर्टिकल 32 के तहत चार प्रकार का रीट दिया गया है, जिसमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है और प्रतिषेध है। परमादेश में उच्चतम न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा के तहत पूछा जाता है कि संबंधित अधिकारी को किसने अधिकार दिया।
या किस अधिकार से? प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख है। अधीनस्थ न्यायालय का लेख। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें सशरीर चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख महानतम संरक्षक बताया गया है? इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को, उत्प्रेषण को या प्रतिषेध को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसके द्वारा हिरासत में रखा जाता है। इसके द्वारा बंदी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या को वारंटो? ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही जवाब है ये नागरिकों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, वही तहत अल्पसंख्यक का अधिकार, ये 2 अधिकार सिर्फ ये 5 अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसका सही जवाब है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। देश भर में के तहत विधि के समक्ष समानता सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता भारत के नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। भारत के कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप, जिसमें विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये सारे अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेषाधिकारों या लाभों का हकदार हो जाता है? पहला, संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है, वह भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दो ऑप्शन एलिमिनेट होता है। यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो कथन 3 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्यों का सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के सहसंबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है तथा समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न केवल कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहअस्तित्व है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्य सरकार के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, उपरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डीपीएसपी के शामिल किए जाने का उद्देश्य है, यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, विधायिका की कृतियों पर निर्बंध करते हैं या कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंध करते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवार के अनुसार डीपीएसपी कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बनाते हैं, बल्कि यह सभी राज्यों की क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्वृष्ट निम्नलिखित प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। भाग 4 में डीपीएसपी की बात कही गई है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें से फूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ऑप्शन कथन 1 और 2 एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यह डीपीएसपी की अवधारणा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विकास के लिए किया गया है, इसलिए इसे फोर्सेबल नहीं बनाया गया है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो हाँ, ये राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश जरूर तय करते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो कथन 1 सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर कोई भी सरकार हमें इन सभी अधिकारों को नहीं देती है तो हम उनके अगेंस्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे इनफोर्सेबल का मतलब यही हुआ। तो कथन 2 भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या ए और सी दोनों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी, ए और सी दोनों में संविधान के कल्याणकारी राज्य होने का विचार प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे डीपीएससी के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।